Good morning, everyone, and welcome to the second trial class for FM March 2022 एग्जाम। कल वाली क्लास में हम कुछ बेसिक्स कर गए थे चैप्टर 2 के एंड फ्लो में मैं लिटरली 2.5 आवर्स पढ़ा गई थी। ऑल्दो टेक्निकल हमने कल भी 1.5 आवर्स ही पढ़ा था बिकॉज मेजर टाइम वेंट इनटू इंट्रोड्यूसिंग द पेपर। आज भी हम 1.5 आवर्स ही पढ़ेंगे बिकॉज इनिशियली आई कैन नॉट टेक यू विद एन ओवरलोड ऑफ FM। सो ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करेंगे, बट आज से द चैप्टर विच वी आर गोइंग टू टच अप, that is going to build your base for FM. Even if you join anywhere, remember this point. आज वाली क्लास का चैप्टर is going to be very important, very crucial for your FM journey. अगर आज वाला चैप्टर ढंग से समझ में आता है, आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। नहीं समझ में आता है तो 2 बार पूछो। I will say that. लाइव क्लास में इसलिए बैठे हैं so that there and there you can get it sorted. So I'm sharing the screen. Just confirm me if you all can see the presentation. Is it Yes, visible? ma'am. Yes, Chapter ma'am. two. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, चलिए, so we start with chapter number 3. This is also a very small chapter, लेकिन इसमें technicals थोड़े से ज्यादा हैं. So I will go a bit slow on this because I am not assuming कि आप लोगों को कुछ भी graduation में present value की knowledge retain रही होगी. So I'm assuming that you don't have any knowledge on that. We will start from scratch. So let's just begin with this. Investment appraisal we saw in the last class, that was not based on time value of money. That means जो भी टेक्निक्स हमने देखी थी उनमें हम डिस्काउंटिंग नहीं कर रहे थे, हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं कर रहे थे। नाउ यू विल बी सरप्राइज्ड कि मैम ये क्या टर्मिनोलॉजीज बोल रहे हो आप, डिस्काउंटिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दैट मीन्स इस चैप्टर में हम एक नई चीज पढ़ने वाले हैं। ये नई चीज है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड। यानी बिना इनके आपकी वर्किंग्स, आपकी टेक्निक्स एक गलत रिजल्ट दे देंगी आपको। अब ये डिस्काउंटिंग है क्या, या फिर इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? लेट्स जस्ट फर्स्ट हैव अ लुक एट दैट। मेजरली इट्स अ स्मॉल चैप्टर which will teach you the concept of time value of money. Then we will see compounding क्या है, discounting क्या है। बहुत पहले मैंने इस पे एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी because I could see that some students do not actually get the concept of compounding and discounting. ये है बहुत बेसिक चीज, लेकिन अगर ये दिमाग में क्लियर नहीं बैठती, एफएम आपके लिए बहुत दिक्कत क्रिएट करने वाली है। और तीसरी चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो वाली टेक्निक्स इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की जिनमें डिस्काउंटिंग की जाती है, यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर किया जाता है। लास्ट क्लास में हम हर मेथड, चाहे वो आरओसी हो, चाहे वो पे बैक पीरियड हो, इनके सबके डिसएडवांटेजेस में या लिमिटेशंस में हम बार बार एक बात बोल रहे थे कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते। व्हाट इज दैट टाइम वैल्यू ऑफ मनी? कोई भी अमाउंट आज रिसीव होना वर्सेस 10 साल बाद रिसीव होना, ये जो 10 साल बाद रिसीव होगा इसकी वर्थ कम होगी। दिस होल कॉन्सेप्ट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और इसी कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए हम जो टेक्निक्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे, these two techniques are the most important from your exam perspective also. These two approaches are net present value method and internal rate of return, that means IRR. ये दोनों बहुत क्रूशियल हो जाती हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, लाइफ पर्सपेक्टिव से भी और AFM पर्सपेक्टिव से भी। सो लेट्स जस्ट बिगिन दिस चैप्टर। सबसे पहले समझते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एज आई सेड, a sum of money, an amount of money which you are going to receive today versus if you receive that after 10 days, which is more important for you, more worthy for you, जो आज मिलेगा। Why? Because of the time value of money concept. इन 10 सालों में या इन 5 सालों में ऐसा क्या हो जाएगा कि यही पैसा आज ज्यादा वर्थ कैरी करता है वर्सेस 10 साल बाद के? इन 10 सालों में परचेजिंग पावर ऑफ मनी विल गो डाउन। व्हाई? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट्स अप होंगी ही होंगी, एक्सचेंज रेट्स में मूवमेंट आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आज कोई चीज 100 रुपीज की आती है वो 10 साल बाद में 2 रुपीज की आए। नो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। जैसे हमारे पेरेंट्स व्हेन दे यूज्ड टू वर्क, आप लोगों ने भी उनसे कभी पूछा होगा, उनकी फर्स्ट जॉब लगी होगी 100 रुपीज पर मंथ की सैलरी में, और आज 100 रुपीज में क्या होता है?
यू डोंट इवन गेट वन सब्सक्रिप्शन ऑफ एन OTT, वो भी नहीं बैठता, नेटफ्लिक्स भी नहीं मिलेगा इतने में, तो प्राइम मेंबरशिप भी नहीं मिलेगी. दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी. विद टाइम द वैल्यू ऑफ मनी गोज डाउन, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी गोज डाउन. इसको ऐसे भी देख सकते हैं, पार्ले जी का एक पैकेट आया करता था, वो आज भी उतने का ही आता है जितना शायद 5 साल 10 साल पहले आता था. बट द डिफरेंस इज, पहले बड़ा पैकेट आया करता था, आज छोटा पैकेट आता है. दैट्स द डिफरेंस. एंड दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. 10 साल बाद के $1 की वैल्यू आज ज्यादा होगी. यानी आज अगर वो मुझे मिल जाए, आई कैन परचेज मोर आइटम्स फ्रॉम दैट $1. बट इफ दैट $1 इज गोइंग टू कम आफ्टर 10 years, मैं उससे उतना सामान नहीं खरीद पाऊंगी जितना मैं आज खरीद लूंगी. अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जब यहां से हम समझ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग दोनों पिक्चर में आते हैं. यानी वन इज कंपाउंडिंग, अनदर इज डिस्काउंटिंग. दीज आर टू सेपरेट टॉपिक्स ऑफ FM. कंपाउंडिंग क्या है? जो हम क्लास 8th में पढ़ते थे. मतलब क्लास 8th में प्रिंसिपल, अमाउंट, इंटरेस्ट, N यानी कि नंबर ऑफ इयर्स, ये कुछ फॉर्मूला बना के हमें दिया जाता था क्लास 8th में. If this amount is invested at this rate of interest for these many years, how much amount will you receive on maturity? That's compounding. Let's suppose हमने एक FD कराई या फिर एक सिंपल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बैंक में पैसा रखा हुआ है. अब ये जो बैंक में पैसा आपने डाला, ये पैसा हर साल इंटरेस्ट अर्न करेगा. उसके बाद में इंटरेस्ट इस अमाउंट में जुड़ जाएगा, और ये जो अमाउंट होगा इसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, यानी इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा. दैट इज कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट. हाँ कृष्णा. It's kind of mutual funds, but yes, every investment has got this feature कि हम यहाँ पे सीधा सीधा वो देखते हैं कि आपको ब्याज पे ब्याज मिलना चाहिए. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग. We here do not talk about simple interest. Simple interest में तो क्या होता है, बस एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. लेकिन कंपाउंडिंग के केस में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा. यानी कि if I just show you one number, let's suppose $100 हमने इन्वेस्ट किए, $100 इन्वेस्ट किए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. आई एम राइटिंग समथिंग, स्क्रीन पे दिख रहा है? Can you see this? Yes, ma'am. देखो, सो मैंने $100 का कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दिया. ये इन्वेस्टमेंट किया है मैंने 2 years के लिए, और इस पे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिलेगा. तो मेरे पास 2 साल बाद में क्या अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग. अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट्स सी दैट. 100 पे आई विल अर्न 10% इंटरेस्ट. वो कितना इंटरेस्ट आएगा? 10. अब मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना दिखेगा? 110. अब इस 110 के ऊपर फिर से इस साल का इंटरेस्ट मिलेगा 10% की रेट से. यानी अब इंटरेस्ट मुझे कितना मिलेगा? 11 का मिलेगा, 10 नहीं मिलेगा. सिंपल इंटरेस्ट होता है जो मेन प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहता है. कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जो आपके बैलेंस पे मिलता है, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है. यानी अब मुझे इंटरेस्ट 10 का नहीं मिलेगा, 11 का मिलेगा. What will be the balance in my account after 2 years? पहले साल का इंटरेस्ट ये, दूसरे साल का इंटरेस्ट ये. The balance at the end of 2 years will be 121. That's the concept of compounding. Compounding में आपका अमाउंट ग्रो करता है. क्या इसके लिए कुछ और तरीका हो सकता है कैलकुलेशन का? क्योंकि मैंने तो यहाँ पे सिंपल से स्टैटिस्टिक्स लिए और 2 साल का नंबर लिया. What if I invest an amount for 15 years? Do I need to do this for 15 years? No. So there is a simple formula which has been created. ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है अपने को उसमें दिमाग नहीं लगाना है, लॉजिकली वैसे बैठ जाएगा, बट आई डोंट वांट टू कंफ्यूज इट इनटू समथिंग व्हिच इज नॉट रेलेवेंट फॉर अस. सो अब यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बोलता है? फ्यूचर का अमाउंट, अभी मैं 2 साल वाले से ही करती हूँ, यानी 2 साल बाद में क्या अमाउंट बनेगा
दैट शुड बी इक्वल टू आज क्या आपने इन्वेस्ट किया। आज मैंने इन्वेस्ट किया $100, 1 प्लस रेट, किस रेट पे मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने इन्वेस्ट किया था इसको 10% पे। हाउ डू आई राइट 10%? आई राइट 10% लाइक 0.10। कितने सालों के लिए मैंने इन्वेस्ट किया, दैट इज n, 2 सालों के लिए इन्वेस्ट किया। करो जरा इसको सॉल्व, पिकअप अ कैलकुलेटर एंड सॉल्व दिस। 100 इंटू 1.10 इंटू 1.10, isn't it giving 121? Yes, ma'am. ठीक है, so this formula simplifies the whole calculation when here the number is quite big. अगर ये नंबर 15 होगा तो हमें उसको करने में आसानी रहेगी। अब आप बोलोगे कि मैम कैलकुलेटर पे 15 बार करेंगे, नहीं करेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं एक्सेल के यूज की। पहली फंक्शनैलिटी आपको सिखाती हूं एक्सेल की यहां पे। देखिए जी, पावर लगा सकते हैं क्या हम एक्सेल में? लगा सकते हैं। कैसे लगेगी? लेट्स सपोज यहां पे हाउ मच अमाउंट वाज आई इन्वेस्टेड, आई इन्वेस्टेड $100 का अमाउंट इनटू क्या रेट पे इन्वेस्टमेंट था, 10% पे था। सो आई कैन से 1.10, 1 प्लस रेट पावर 15। कैसे करूं? पावर के लिए शिफ्ट और 6 दबाओ, शिफ्ट और 6 एक साथ। वापस बोलती हूं, शिफ्ट और 6 एक साथ दबाओ और आगे लिख दो आपको जितनी भी उसकी पावर करनी है। एंटर प्रेस करो एंड हियर इज द आंसर। सो इफ इट इज 15, मैं 15 यूज करती हूं अब। 100 पे इंटू 1.10, इस 1.10 को ब्रैकेट में ले लेती हूं, 1.10 शिफ्ट 6 एंड नाउ आई नीड 15 तक की पावर्स। बोलो नंबर क्या आया? 417। तो आप एग्जाम में इसको ऐसे करेंगे फटाफट से। अभी आप लोग अगर सिस्टम पे बैठे हैं, लैपटॉप से कर रहे हैं, इसको अभी ट्राई करके मुझे कंफर्म करो इसकी फंक्शनैलिटी ये यूज करनी आई या नहीं आई। 2 मिनट में जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके दो। $100 इन्वेस्टेड एट 15% फॉर 28 ईयर्स, ये करके दे दो। फंक्शनैलिटी यूज करके देना, एक 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 करके पंच नहीं करना। नहीं आए मुझे बोलो, मैं सिखाऊंगी तुम्हें। $100 invested at the rate 15% for 28 years of time period. तो 28 years बाद क्या अमाउंट मिलेगा आपको? Oh, I have got one answer. Okay, Rahul, let me check. 5,006. What is it, Hari? 5,006. Yes, Rajat, absolutely correct. 5,006 कैसे आएगा? पहले करते हैं 100 इंटू रेट इज 15%, यानी कि 0.15, 1 प्लस रेट करें 1.15, इसकी पावर शिफ्ट और 6। कितने सालों पे इसको लेके जाना है? 28 इयर्स पे लेके जाओ एंड हियर इज द आंसर। समझ गए? अब एग्जाम में आपको एक्सेल कहां मिलेगी? सेक्शन सी के साथ होती है। जहां पे आपके पास सेक्शन सी के क्वेश्चंस होंगे उनके साथ में एक्सेल होगी। आप क्वेश्चन सेक्शन ए का अटेम्प्ट कर सकते हैं, सेक्शन सी की शीट भी खोल सकते हैं, कैलकुलेशन करना और वापस से सेक्शन ए पे चले जाना, लेकिन उस वर्किंग को इरेज कर देना। बट डोंट बी ओवर ऑप्टिमिस्टिक, समटाइम्स सम ऑफ द फंक्शनैलिटीज ड्यूरिंग द एग्जाम डोंट वर्क। मतलब कई स्टूडेंट्स से ये कंप्लेन हमने सुनी है कि उनका सम का फंक्शन नहीं चल रहा था, ये वाला 6 वाला नहीं चलता। तो पैनिक नहीं करना। अगर एग्जाम में इस तरह की कोई छोटी मोटी टेक्निकल ग्लिच आ जाती है, पैनिक करके टाइम वेस्ट करने की बजाय फटाफट कैलकुलेटर उठाओ, उसको जल्दी जल्दी करो एंड गेट रिड ऑफ इट। अब हम उस स्टेज पे नहीं है जहां पे हम एक छोटी सी चीज के पीछे शोर मचाने में टाइम वेस्ट करेंगे। हम अपना ही नुकसान करेंगे, किसी का नहीं करेंगे। Nobody is deliberately trying to create a technical glitch. Neither ACCA wants this nor the centers want this. पर कई चीजें किसी के भी बस में नहीं है और जैसा है अपने को वैसे में ही जीत के निकलना है। So just start creating that attitude. जो भी हो, जैसा भी हो, सिस्टम कैसा भी चले, कीबोर्ड कैसा भी हो, I need to pass.
ये सब एक्सक्यूजेस बेकार हो जाएंगे जब हमारे करियर की बात आएगी। सो वहां पे अगर ये मल्टीप्लाई कर करके करना पड़े, कोई बात नहीं यार, करो, देयर इज नो ऑप्शन। गॉट इट? क्लियर? बताओ बताओ, जल्दी कंफर्म करो इफ कंपाउंडिंग इज क्लियर टू एवरीवन। Yes, ma'am. Yes, madam. Yes, ma'am. मैं बहुत स्पीड में जा रही हूं तो मुझे बताना, क्योंकि ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई वांट टू गो अ बिट स्लो ऑन दिस। Madam, Okay. just a small confirmation, madam. In case in the examination center, if any of the key doesn't work out, then can we do this on the calculator quickly? एक्चुअली व्हाट विल हैपन इज कृष्णा, वहां पे सेंटर में तो वो कैलकुलेटर पे आपको अलाउ करेंगे, लेकिन Okay. व्हाट आई विल रेकमेंड इज अगर कीज से परेशानी ज्यादा हो रही है, यू शुड ऑलवेज गो एंड टेल द इन्विजिलेटर। सो समटाइम्स दे चेंज द कीबोर्ड आल्सो। ठीक है, सो वो इलाज होगा। और कैलकुलेटर से आप कर सकते हो, कैलकुलेटर इनके खुद के सिस्टम पे भी होता है, बट दैट इज डिफिकल्ट टू यूज। आई हैव पर्सनली यूज दैट, तो वो मुझे मुश्किल लगा, बट रिमोट एग्जाम में वो आपको अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन वैसे आप ये ले जा सकते हैं, आप ले जाइए और इसको यूज करिए। ठीक है, Okay. चलो अब आते हैं, आफ्टर कंपाउंडिंग इज डन, डिस्काउंटिंग पे आते हैं। जहां पे कंपाउंडिंग में हम आज पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसकी वैल्यू जानना चाह रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगी। डिस्काउंटिंग बिल्कुल इसका उल्टा है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? उससे वैल्यू कम होती है ना, यहां पे भी यही होगा। डिस्काउंटिंग में एक अमाउंट की वैल्यू कम होगी। कैसे कम होगी और किस को कम होगी? अब यहां पे आपको बोला जाएगा कि फ्यूचर में 10 साल बाद आपको ये अमाउंट मिलेगा, उसकी आज वैल्यू क्या है वो निकालो। दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। इट मींस कैलकुलेटिंग द कैश इक्विवेलेंट नाउ, यानी आज, ऑफ मनी विच इज गोइंग टू बी रिसीव्ड एट फ्यूचर डेट। फ्यूचर में कोई अमाउंट मिलेगा, उसकी आज क्या वैल्यू होगी, दैट इज डिस्काउंटिंग। अब उसकी वैल्यू वैसे कम होगी क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर ज्यादा होगी। मतलब 10 साल बाद जो $1 मुझे मिलेगा, मैं $1 से जाके सामान लेके आऊंगी, वो सामान आज 90 पैसे में ही मिल जाएगा, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, वो 10 साल बाद $1 का मिलने लगेगा। दैट्स द डिफरेंस। इन्फ्लेशन की वजह से मेजरली आज जो सामान 90 पैसे का मिलता है या 90 सेंट्स का मिलता है, वो 10 साल बाद $1 का मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा का ही मिलेगा, पॉइंट ये है। यानी जब आप प्रेजेंट वैल्यू पे किसी चीज को लेके आएंगे तो वैल्यू आज के टाइम में कम मिलेगी आपको, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर कम से ही आ जाएगी। जबकि कंपाउंडिंग में उल्टा होता है, आज आप एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर वैल्यू उसकी बढ़ी हुई होती है, दैट इज मोर। और डिस्काउंटिंग में दैट इज लेस। सो बात वही हो रही है, लेकिन हम देखने का एक पर्सपेक्टिव अलग ले रहे हैं। कैसे? इसको ध्यान से देखो। मैं इसी एग्जांपल को लेती हूं, 100 और 121 को। 100, 121, दिस इज फ्यूचर वैल्यू, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू। जब कंपाउंडिंग करेंगे तो ये 100 से 121 बनेगा। जब डिस्काउंटिंग करेंगे तो 121 को आप डिस्काउंट करके कहां पे लेके आएंगे? 100 पे। अब दिमाग में अगर ये आता है कि मैम ये तो वैल्यू कम हो गई, जबकि महंगाई से तो आज की वर्थ पैसे की ज्यादा है, यही ज्यादा है। आज आप एक आइटम $100 का खरीद सकते हैं, लेकिन 10 साल बाद आप इस अमाउंट को, या 2 साल बाद उसी आइटम को 121 का खरीदेंगे। यानी आज पैसे की ताकत ज्यादा है। इट्स मोर पावरफुल टुडे। You can buy the same amount at $100, but after 2 years, you will have to pay $121 to buy that item. This is the concept of compounding and discounting. वापस से सुनो, कंपाउंडिंग में आप आज $100 इन्वेस्ट करते हैं और 2 साल बाद आपको $121 मिल जाते हैं। अमाउंट बढ़ता है, क्यों? क्योंकि आप इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कमा रहे होते हैं। दैट्स सिंपल कंपाउंडिंग। लेकिन डिस्काउंटिंग क्या होती है? आपको एक अमाउंट 2 साल बाद मिलेगा। अब मुझसे कोई पूछता है कि इसको 2 साल बाद आपको दे दूं क्या, तो मुझे तो डिसीजन मेकिंग आज ही करनी है।
क्या मुझे उसको पैसे देने चाहिए, क्या इस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए, क्या उसको अलाउ करना चाहिए कि हाँ भाई तू 2 साल बाद दे देना पेमेंट? हाउ डू आई डिसाइड? आई विल हैव टू डिस्काउंट दैट अमाउंट। मुझे उस अमाउंट की वर्थ आज पे लानी पड़ेगी। 121 received after 2 years will be worth $100 today. That's present value. इसमें पैसा ताकतवर दिखता है क्योंकि आज आप $100 का जो आइटम खरीद सकते हैं वो 2 साल बाद में 121 का खरीदेंगे। बस ध्यान यही रखना है, कंपाउंडिंग विल इंक्रीज द वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंटिंग विल रिड्यूस योर वैल्यू, वो कम कर देगी उसको। और हम बिल्कुल इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। फ्यूचर वैल्यू यानी 121, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए इसको डिवाइड कर दिया जाएगा 1 प्लस आर पावर एन से। अब हम इसको कैसे यूज करेंगे, मैं आपको ये कैलकुलेटर पे यूज करना सिखाऊंगी। किताबी तरीकों से नहीं जाएंगे, उस तरीके से जाएंगे जो प्रैक्टिकली हर जगह लगेगा। राइट? सो डिस्काउंटिंग को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। छोटे से 2 पॉइंट्स हैं। पहले इसके अजम्पशन समझना। नंबर 1, जितने भी कैश फ्लोज होंगे वो या तो साल के स्टार्टिंग में होंगे या एंड में होंगे। कभी भी किसी भी कैश फ्लो की बात साल के बीच में नहीं होगी। 6th मंथ पे मिलेगा, 7th मंथ पे मिलेगा, ना 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 ना, ये नहीं हो रहा। या तो वो साल के स्टार्टिंग में मिलेगा या साल के एंड में मिलेगा, ताकि मुझे क्लैरिटी रहे कि जो इंटरेस्ट का मुझे इफेक्ट देना है वो या तो 0 होना है या फिर एंड में मिलेगा तो पूरा 1 साल का इंटरेस्ट का पिक्चर में लाना है। दूसरा अजम्पशन, जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा वो अभी होगा, दैट इज टाइम 0। राइट नाउ इज टाइम 0। वो आज के आज ही इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, तब जाके इनफ्लोज 12 महीने बाद आने लगेंगे, यानी 1 साल बाद आने लगेंगे। दैट विल बी T1 या फिर ईयर 1। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखना। अब डिस्काउंटिंग कैसे करनी है वो बताती हूं। इसको यूज कैसे करेंगे वहां से देखते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू से पहले लेट मी शो यू हाउ टू डिस्काउंट एनी नंबर। लेट्स सपोज 10,000 का एक अमाउंट है, ये 1 साल बाद आपको 10,000 मिलेंगे। जो रेट ऑफ डिस्काउंटिंग यूज करनी है वो यूज करनी है 10%। मैं कैसे इसको यूज करूं? आई विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय अ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इसका तरीका देखते चलना। एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकलता है? निकालो अपने कैलकुलेटर्स। अभी मैंने फॉर्मूले में क्या लिखा था? डिवाइड बाय 1 प्लस रेट पावर n डिवाइड बाय। तो यहां पे मुझे क्या करना है? ये तो मेरा अमाउंट है। आई विल गो टू द प्रीवियस स्लाइड ताकि आपको ये लिंक समझ में आए मैं किसकी बात कर रही हूं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे डिस्काउंटिंग के टाइम पे। मतलब प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर पावर n। मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देती हूं। फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 अपॉन 1 प्लस आर पावर n कर देती हूं। तो मैं आपको ये कैलकुलेट करना सिखा रही हूं। 1 upon 1 plus r power n. Let's suppose 10,000 you are going to receive after 1 year. That means n 1 year हो जाता है। r आता है 10%। 10% के हिसाब से r को यूज कैसे करूं इस केस में? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालूं? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर विल बी 1.10। n कितना है? 1 ही है। एक बार इक्वल टू दबाओ बस। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कहलाता है। दिस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज 0.909। आई विल मल्टीप्लाई 10,000 बाय 0.909, यानी 9090 वर्थ है इस पैसे की। आज ये 909 इन्वेस्ट अगर मैं करूं तो मेरे को वही सामान मिल जाएगा जो 1 साल बाद 10,000 का मिलेगा। पर उसमें नहीं जाते। प्रेजेंट वैल्यू इस अमाउंट की आज 9090 है। अब यही चीज 2 साल की होती, यानी n 2 years होता, तो मैं क्या करती? पहले साल का जब इक्वल टू दबाया वो पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आया, वापस से इक्वल टू दबाओ वो दूसरे साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा। दैट विल बी
0.826, यानी हम क्या करते, 10,000 जो 2 साल बाद मिलेंगे उनको 0.826 से मल्टीप्लाई करते, यानी इस पैसे की वर्थ आज कितनी होने वाली है, 8260. That's the present value of 10,000 going to be received after 2 years using the rate of 10%. क्या कुछ समझ में आया? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग 100% क्लैरिटी, लेकिन कुछ समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है, अब क्या होगा, आपको क्वेश्चन यहां पे ये बोलेगा डिस्काउंटिंग करो या प्रेजेंट वैल्यू निकालो। पहले साल में हमें प्रॉफिट या फिर कैश इनफ्लो, प्रॉफिट नहीं बोलूंगी, कैश इनफ्लो मिलेगा 5,000 का, दूसरे साल में मिलेगा 6,000 का। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो 10% के हिसाब से, ये रेट आपको हमेशा दी होगी, 10% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। तो मैं कैसे निकालूं, 1 डिवाइड बाय 1.10 पहला इक्वल टू पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, मतलब ये जो 5,000 एक साल बाद मिलेगा इसकी वैल्यू आज कितनी है, ये है। जो ये 6,000 2 साल बाद मिलेगा इसकी वैल्यू कितनी है, आई विल प्रेस इक्वल टू अगेन सो दैट आई कैन गेट द सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। मैं इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लूं, ये वैल्यू निकाल लूं, दोनों का टोटल निकाल दूं, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। ये कॉन्सेप्ट है कि जो पैसा फ्यूचर में मिलेगा उसकी आज कितनी वर्थ है, दैट्स प्रेजेंट वैल्यू। क्योंकि मुझे उस प्रोजेक्ट में पैसा डालना है या नहीं डालना है वो फैसला तो आज ही करना है, तो मैं आज के हिसाब से उसका एनालिसिस करूंगी और उस पैसे को भी आज की वैल्यू पे लेके आऊंगी। दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड देखते हैं। इससे पहले मुझे ये बताओ, इसको ऊपर ऊपर समझने में कोई दिक्कत है क्या? बताओ, एनीवन? नो मैम। पक्का से? कुछ भी प्रॉब्लम है बोलना, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। चलिए नेट प्रेजेंट वैल्यू पे आते हैं। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम क्या करेंगे, हम कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, उसमें से कैश आउटफ्लो को माइनस कर देंगे, यानी मुझे क्या मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन मुझे क्या लगाना पड़ेगा, दैट इज कैश आउटफ्लो। अगर कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी मतलब फायदेमंद प्रोजेक्ट है, कैश इनफ्लोज ज्यादा आ रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू में भी पैसा कम लगाना पड़ रहा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव, यानी आपका प्रोजेक्ट मस्त है, ले लो, एक्सेप्ट कर लो। अब एनपीवी 0 आ गई, मतलब आप बिल्कुल ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं, ना फायदे में ना नुकसान में। लेकिन नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव का मतलब आप पैसा लगा ज्यादा रहे हैं, कमा कम रहे हैं। सो बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लो। अगर ये नेगेटिव आती है इसका मतलब आउटफ्लो ज्यादा है, आप नुकसान में चले जाएंगे ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे तो, इसलिए बेटर है इस प्रोजेक्ट को मत लो। तो इसका जनरल डिसीजन रूल क्या होता है, जिस भी प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ जाए उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको एक्सेप्ट कर लो, कोई डाउट ही मत डालो उसमें। लेकिन अब आप 2 प्रोजेक्ट्स हैं, इन 2 प्रोजेक्ट्स का एनालिसिस कर रहे हैं और ये 2 प्रोजेक्ट्स है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। देखो नीचे मैंने हाईलाइट किया हुआ है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। इसकी टर्मिनोलॉजी समझना, आप एफएम के लेवल पे आके आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट क्या होता है। इफ अ कंपनी इज एनालाइजिंग 2 प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी, दोनों की नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ गई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये प्रोजेक्ट्स, मतलब या तो आप ए ले सकते हैं तो बी नहीं ले पाएंगे, बी लेंगे तो ए नहीं ले पाएंगे, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। दोनों में से एक ही लिया जाएगा। फिर किसको लें, दोनों की नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, नाउ व्हाट शुड आई डू, आई शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आ रही है, यानी कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है वर्सेस कैश आउटफ्लो। अब इसको अप्लाई करना सीखते हैं। अप्लाई करना आपको ये काफी सिंपल लगेगा। नाउ दिस इज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3, जो कैप्लन की स्टडी टेक्स्ट का ही है। आई हैव टेकन दिस इलस्ट्रेशन ऑन एक्सेल शीट क्योंकि हम इसको वहां करेंगे, यहां नहीं करेंगे।
ये देखिए, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, madam. ठीक है, इसको बिल्कुल धीरे धीरे कराऊंगी, इसलिए बिल्कुल भी जहां पे भी डाउट हो प्लीज डू कंफर्म कि ये समझ में नहीं आया। चलिए जी, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी सीखते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3, द कैश फ्लोज फॉर अ प्रोजेक्ट हैव बीन एस्टिमेटेड एज फॉलोज। ईयर 0 क्या होता है भाई? व्हाट इज दिस ईयर 0? आज, अभी, राइट नाउ इज ईयर 0। ये ईयर 0 हो सकता है या T0 हो सकता है, टाइम 0। मतलब अभी के अभी जब आप 25,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद और 4 साल बाद आपको कुछ रिटर्न मिलता जाएगा। ये क्या रिटर्न है? 6,000, 10,000, 8,000, 7,000। These are your cash inflows which you will receive at the end of year 1, year 2, year 3, year 4। ध्यान ये रखना, जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी हो रहा है। लेट्स सपोज आज 1 जनवरी है, आज हो रहा है। पहला रिटर्न 6,000 का इनफ्लो कब आएगा? 31 दिसंबर, 12 महीने बीतने के बाद, तभी तो प्रेजेंट वैल्यू में चेंज आएगा। अगर कोई भी इनफ्लो आज ही हो जाएगा तो प्रेजेंट वैल्यू का चेंज ही नहीं है, आज ही मिलेगा और आज ही की वर्थ उसकी बराबर है। तो अभी वाले पॉइंट का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 होता है, उसकी वैल्यू सेम होती है, जितना दिया जाएगा आज उतनी ही वर्थ का है वो। लेकिन 1 साल बाद वाले में प्रेजेंट वैल्यू का चेंज आएगा, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाना चालू करना है 1 ईयर से। अब कैसे लगाएंगे? आप सबसे पहले यहां पे बनाएंगे ईयर्स। सबसे पहला काम, ईयर में आई विल ऑलवेज सजेस्ट, जब नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालो लगाओ 0, फिर पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, ये आपके 4 साल आ गए और प्रोजेक्ट 4 साल का ही है। नेक्स्ट कॉलम यू विल हैव टू मेक फॉर कैश फ्लोज। आप कैश फ्लोज बुक करेंगे। पॉइंट 0 पे आप कैश फ्लो कितना लगाएंगे? 25,000, बट नेगेटिव, माइनस 25,000 लगाओ। अब से चालू होगा कैश इनफ्लोज का खेल। पैसा लगा दिया, अब 12 मंथ्स बीतेंगे, यानी 1 साल निकलेगा और मुझे मेरा पहला इनफ्लो मिलेगा। दैट पहला इनफ्लो इज वर्थ 6,000। क्यों भाई? नेक्स्ट वाला मुझे 10,000 लाके देगा, उसके बाद 8,000 का इनफ्लो आएगा और 4 साल में यानी चौथे साल में मुझे 7,000 का इनफ्लो मिलेगा। अब क्वेश्चन ने बोला कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 6%। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो वाली रेट जिसपे हम डिस्काउंटिंग करेंगे, यानी मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 6% पे चाहिएगा। निकाल लो कैलकुलेटर्स, 6% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 6%, 0.943. 0.943, then another Point- equal to Yeah, 0.889, 889, 0.839, 0.839, बाकी सब लोग भी निकाल रहे हो ना? 1 डिवाइड बाय 1.06, पहला इक्वल टू 0.943 देगा, दूसरा इक्वल टू 0.889 देगा। हम 890 भी ले सकते हैं इसको, वी कैन राउंड इट ऑफ 890। तीसरा वाला 839 देगा, इसको भी राउंड ऑफ किया जा सकता है, पर ठीक है एक्यूरेट आंसर आएगा ज्यादा। उसके बाद 0.792. 0.792, उसके बाद 747. 747। ये आ गए सारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। बस मैंने पंच किए अभी तक नंबर्स, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसमें हमने फॉर्मूलाज लगाए हो। अब फॉर्मूलाज पे आती हूं। ऊपर का फॉर्मूला बार देखना, when the examiner will check your answer sheet he will see all your formulas open। जब वो आपका पेपर इवैल्यूएट करेगा ना, वो आपके सारे फॉर्मूलाज ओपन करके देखेगा। मैडम वो प्रेजेंट 1 से वैल्यू, आएगा। मैडम हाँ? वो 1 से आएगा, 0 पे नहीं। और आपने 0 पे लगा दिया। नहीं, रुको रुको रुको, अच्छा हाँ यू आर राइट, ये वाले यहां से आएंगे, करेक्ट। अच्छा, 0 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होगा? कुछ नहीं, 1। 1 होगा, ताकि इसकी वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी ना,
आज $1 की वर्थ $1 ही है और कुछ नहीं है. गॉट इट? Got it. ठीक है, चलो अब सेल में फॉर्मूलाज लगाएंगे. सो हाउ डू यू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू? सबसे पहले इक्वल टू लगेगा, फिर आप ज्वाइन करेंगे इस वाले पे क्लिक करके. इसको बोलते हैं सेल को लिंक करना. सो यू हैव टू लिंक दी सेल्स. फिर आप मार्क करेंगे मल्टीप्लाई का साइन, शिफ्ट और 8 दबा के, एंड यू विल हैव टू क्लिक ऑन दिस अगेन. ये सेल लिंक हो गए. अब एंटर कर दो. जब एग्जामिनर आपकी आंसर शीट चेक करेगा वो इसको ऐसे देखेगा. ठीक है, सो यू हैव टू यूज दिस. इफ यू पंच 25,000 हियर, यू आर मोर लाइकली टू लूज मार्क्स. यहां पे तो 25,000 चलो समझ में आता है कि वैल्यू चेंज नहीं हुई. नेक्स्ट से वैल्यू चेंज होगी. कोई भी नई वैल्यू बिना फॉर्मूला अप्लाई करे और सेल्स को लिंक किए आपको नहीं लगाना. नाउ व्हाट विल आई डू? 6,000 इनटू दिस वैल्यू. क्या मैं इसको कॉपी कर सकती हूं? कैन आई कॉपी दिस? हाँ. जब बार बार एक ही तरह से आप इसका फॉर्मेट कर रहे हैं, बार बार एक ही तरह का फॉर्मूला लगा रहे हैं, कंट्रोल सी दबाओ, इसके ऊपर नीचे लेके जाओ, एंटर कर दो. चेक करें एक बार. 8900 F2 दबाओ और F2 से यू विल गेट टू नो कि फॉर्मूला बिल्कुल सही लगा है. हमें 10,000 इंटू 0.89 ही करना था. नेक्स्ट में भी चेक कर लेते हैं. बिल्कुल सही लगा है. 8,000 इंटू 0.839 ही करना था. लास्ट में 7,000 इंटू 0.792 ही करना था. एग्जाम में अभी जैसे मेरे सेल्स में कुछ अजीब सा फॉर्मेट आ रहा था, वो डेट डली हुई थी. आई शो यू वन फॉर्मेट हियर. यहां से आपको अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो उसको कैसे चेंज करना है. जैसे यहां पे मेरे डेट का फॉर्मेट डला हुआ था, ये जो ड्रॉप डाउन है यहां से उसको चेंज कर लेना. ये देखो, अगर ये डेट है उसका फॉर्मेट देखो क्या आ रहा है. तो ऐसा कुछ हो जाए पैनिक नहीं करना, वो सेल की सेटिंग ऐसी हो रही है. वरना एक और चीज होती है, आप ऊपर वाले को फॉर्मेट पेंटर पे जाओ और नीचे एंटर कर दो, वो भी ठीक हो जाएगा. ठीक है. सो अगर ऐसा कुछ भी सेल की फंक्शनैलिटी में कुछ भी ऐसा दिख रहा हो कि यार ये थोड़ा वियर्ड हो रहा है, उसकी फंक्शनैलिटी ऊपर से चेंज कर लेना. डू नॉट पैनिक ऑन दैट. एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस ओपन होते हैं एग्जाम में. अगर किसी सेल में कुछ गड़बड़ हो रही है, गो एंड करेक्ट इट. और ये क्लास रिकॉर्ड होगी, धीरे धीरे अपने आप को एक्सेल से इंट्रोड्यूस करा लेना. दीज आर प्रिटी सिंपल. आज से 10 दिन बाद में मुझसे तेज स्पीड पे करेंगे आप सब ये. गॉट इट? बोलो, यहां तक कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम? Oh, ma'am. No, ठीक है. ma'am. अब क्या करें? अब नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी? सो नाउ वन तरीका है इक्वल टू करो, इनको इंडिविजुअल ऐसे ऐसे करके ऐड करो. एक तरीका ये है. एक और तरीका है. मैम एडिशन का एक बार फिर से बताइए ना. सीधा सीधा मैंने एक एक वैल्यू को जोड़ दिया. निमिषा, वापस करके Okay. बताऊं? हाँ हाँ एक बार. देखो, इक्वल टू, पहले नंबर के ऊपर जाके क्लिक, फिर करो प्लस, दूसरे पे क्लिक, फिर करो प्लस, तीसरे पे क्लिक, फिर करो प्लस, चौथे पे क्लिक, फिर करो प्लस, फिर पांचवे पे कर दो और एंटर प्रेस कर दो. अब ये एग्जामिनर कैसे देखेगा? यहां आके वो ऐसे देखेगा. समझ गए? लेकिन ये तो 4 ही साल थे, 5 ही नंबर्स थे, हमने फटाफट कर दिए. ज्यादा हुए तो मैडम इसमें ऑल्ट प्लस नहीं कर सकते? एक वो चेक कर लेना हरी, कई बार वो चलता नहीं है. लेकिन 99.99% टाइम्स एक और फॉर्मूला चलता है. वो क्या फॉर्मूला है? सम का फॉर्मूला. कभी कभार रेयरली हमने सुना है कि किसी बच्चे की जो इंडिविजुअल विंडो है उसमें ये फंक्शन ना चल रहा हो, बट मेजरली दिस फंक्शन वर्क्स. व्हाट इज दैट फंक्शन? इक्वल टू लगाओ, लिखो सम, टाइप करो सम, ब्रैकेट ओपन करो, कहां से कहां तक का सम लेना है बताओ एक्सेल को. हाउ डू यू डू दैट? इसको लेके छोड़ना नहीं, लेफ्ट वाले कर्सर को, लेफ्ट जो तुम्हारा क्लिक होता है उसको छोड़ना नहीं, नीचे तक ड्रैग कर लो. अब छोड़ो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर प्रेस करो. नाउ दिस इज योर सम. तो जहां पे बहुत सारी वैल्यूज लेनी हो वहां पे आपको सम ऐसे लेना रहेगा.
इस फंक्शनैलिटी को ट्राई करना। जो भी लोग पहली बार ACCA का एग्जाम दे रहे हैं, जस्ट ट्राई दिस फंक्शनैलिटी वेल। इसमें थोड़ा हाथ बैठने में आपको 2-3 दिन लगेंगे, बट इट विल मेक योर लाइफ वेरी इजी। ठीक है, 1-on-1 नहीं अपने को प्लस करना है। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई 1814 की। एक ऊपर एक और साइन बना होता है, आई विल से प्लीज यूज दैट, इट मेक्स योर वर्किंग नीट। यहां पे जाओ, ये देखो नीचे ये दिखेगा, ये इस तरह के। सो आई ऑलवेज यूज दिस बॉटम बॉर्डर, ये टोटल का इसमें अलग सा दिखेगा। इट मेक्स योर सोल्यूशन लुक नीट। जैसा मैं कल रेफर कर रही थी, आपके एग्जाम में पास होने पे बहुत सारी चीजों का रोल होता है, नीट वर्किंग का भी होता है। दिस वाज हेडिंग, बोल्ड करो इसको, ठीक है। मेक योर आंसर लुक नीट, द एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस्ड। तो इस पे अपने को धीरे धीरे स्पीड बनानी है, ये अपने आप आदत में डालना है, ताकि हम आंसर इतना नीटली प्रेजेंट करें कि अगर एक नंबर कटता हो ना तो आधा ही कटे। द एग्जामिनर इज इम्प्रेस्ड। चलो, अब नेट प्रेजेंट वैल्यू 1814 आ गई, क्या बोलते हो, कैसा प्रोजेक्ट है ये? अच्छा है तो। अच्छा है, वी शुड एक्सेप्ट इट। कैसे एक्सेप्ट इट? 25,000 का आप इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, ये आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज होते हैं। इसका पॉजिटिव आने का मतलब यही हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज मोर देन द कैश आउटफ्लो। तो हमें बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए। द डिसीजन वुड बी accept the project. Why? Because it is giving a positive NPV. बोलो, क्वेश्चन क्लियर हुआ यस मैम। सबको? निमिषा, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, आशु, ऐश्वर्या, भव्या, रिंकू, ठीक है। चलो, अब एक दूसरा वाला, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4। ये भी आपकी स्टडी टेक्स्ट का ही क्वेश्चन है, कैप्लन स्टडी टेक्स्ट का। अब मैं करूंगी और आप लोग एक एक करके बोलेंगे, ठीक है, जवाब आप लोग देंगे। सो आई विल अगेन स्टार्ट विद मेकिंग द फॉर्मेट। फॉर्मेट को कहां से चालू करते हैं? रिंकू, कहां से चालू करते हैं? रिंकू, यस मैम। कहां से स्टार्ट करते हैं इसको? मैम ईयर ईयर से, से। ईयर से, ठीक है। रजत, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट कॉलम? कैश फ्लोज। एब्सोल्युटली, कैश फ्लोज। हरी, उसके बाद में क्या होना चाहिए? डिस्काउंटेड फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट। रेट क्या 9%. होगी कृष्णा? 9%. Madam, 9%. 1.09, yeah, 9%. 9%, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चांस लगाती हूँ। सारांश, नेक्स्ट कॉलम क्या होगा? मैम प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू, शाबाश। यार मैं बहुत स्क्रैच से तो नहीं करा रही हूँ, तुम लोग कभी उससे आगे निकले हुए हो। चलो, ओके, अब ईयर्स कहां से चालू करेंगे? 0 से 1 2 3 4 5, 5 साल मिल गए। 5 साल बेमिसाल। आई एम जस्ट पंचिंग दीज नंबर्स जो आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में। उसके बाद पीवी फैक्टर रेडी रखना। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 9% पे आते हैं। इससे पहले कि फिर से मैं पहले साल का 0 में लिख दूं, 0 पे 1 कर देती हूँ, ठीक है। अभी राइट नाउ पे क्या पीवी फैक्टर होगा? 1, बिकॉज द वैल्यू ऑफ मनी विल नॉट चेंज। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पिक्चर में आएगा फर्स्ट ईयर के एंड से। निमिषा, अपने आप को म्यूट करो, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है पीछे से। हाँ, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर एंड से वी विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग द पीवी फैक्टर। रेडी हो जाओ सब, अब एक एक करके। आशु, फर्स्ट ईयर का पीवी फैक्टर? मैम 0.917। बिल्कुल 0.917, एब्सोल्युटली राइट, 917। नेक्स्ट ईयर का ऐश्वर्या? मैम 0.841। राउंड ऑफ कर दो एक बार, 842 कर दूं? यस मैम। ठीक है। जुबैर, नेक्स्ट ईयर का? 0.772। भाई शाबाश, क्या प्रॉम्प्ट आंसर आया, 0.772, वेरी गुड जुबैर। राहुल, नेक्स्ट ईयर? मैम 0.70, ये 0.708। वेरी गुड।
और लास्ट निमिषा 0.649 राउंड ऑफ कर दो निमिषा 65 650 0. ठीक है। अब क्या करें, बस अब तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इक्वल टू ये वाला सेल इनटू ये वाला सेल। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इंडिविजुअल पे नहीं जाऊंगी, मैं इसी वाले फॉर्मूला को कंट्रोल सी से कॉपी करने वाली हूं और नेक्स्ट पे सबको हाईलाइट करके एंटर प्रेस करने वाली हूं। फिर भी रैंडम चेक कर लेते हैं। ये लो, ये लो, ये लो। ये कैसे हो रहा है, F2 से हो रहा है। F2 से पता चलता है कि आपने कौन से सेल में कौन सा फॉर्मूला लगाया है। गॉट इट? सारे सही है, सारे सही लग गए। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। सो आई विल यूज सम फॉर दैट। यहां से लेकर यहां तक का सम एंड आई गेट अ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 29760 नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलते हो, प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट? Yes, accepted. Yes, ma'am. एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। ठीक है जी। सो आपका अल्टीमेट डिसीजन यहां पे आता है एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी ले लिया, आपके पूरी लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट भी ले ली। 5 साल का प्रोजेक्ट है, क्या कैश इनफ्लोज होंगे, क्या कैश आउटफ्लोज होंगे, ये भी ले लिया। प्रेजेंट वैल्यू भी ले ली, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कंसिडर कर ली। ये जो 6% की रेट यूज करी है, ये रेट बिजनेस का रिस्क भी बताती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है आपकी अल्टीमेटली जिन लोगों ने कैपिटल प्रोवाइड करी है उसकी कॉस्ट बिजनेस को क्या पड़ रही है। तो ये कॉस्ट बिजनेस के रिस्क के हिसाब से भी होती है, क्योंकि जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा वो आपके बिजनेस में रिस्क के हिसाब से ही रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा, और उसकी रिटर्न मतलब आपकी कॉस्ट। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कंपनी को भी रिप्रेजेंट करती है। यानी इस मेथड के बहुत सारे फायदे हैं और इसीलिए सबसे ज्यादा यूज्ड मेथड भी एनपीवी मेथड ही है, मोस्ट वाइडली यूज्ड। ठीक है, क्या मेथड कुछ कुछ क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, madam. चलो अब आगे बढ़ते हैं इस पे। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस स्टडी टेक्स्ट के हैं, कैप्लन के, विच आई हैव मेड यू डू 3 और 4 दोनों। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, जो मैंने अभी बोला। नंबर 1, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। नंबर 2, ये कैश फ्लोज की बात करता है, प्रॉफिट की नहीं। तो ये फायदे की बात क्या हुई? ध्यान है ना, प्रॉफिट तो गड़बड़ भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ यूजिंग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। गलत नंबर्स दिखा के प्रॉफिट्स को ऊपर नीचे किया जा सकता है, लेकिन कैश फ्लोज को नहीं। जो कैश आएगा वो तो आएगा। गॉट इट? ये पूरी की पूरी प्रोजेक्ट की लाइफ को कंसिडर करता है। इट इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रिटर्न। ये एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है? जो अमाउंट्स में रिटर्न बताता है। आरओसी एब्सोल्यूट मेजर नहीं था, वो परसेंटेज में बताता था। एब्सोल्यूट मेजर होता है जहां पे एक अमाउंट में आपको वैल्यू ऑफ रिटर्न मिल जाए, यानी एब्सोल्यूट मेजर देता है एनपीवी मेथड। लेकिन चैलेंजेस तो इसके साथ भी है। वो क्या चैलेंजेस है? बहुत ज्यादा नहीं है, बस इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, और इसीलिए आप लोगों का पेपर है ये, ताकि आप लोग एटलीस्ट प्रोफेशनल्स बन के इस डिफिकल्ट चीज को हैंडल कर पाए। दिस इज व्हाट द क्लाइंट विल पे यू फॉर। अगर कोई चीज बहुत इजी होगी तो वो ऑटोमेट ही हो जाएगी, उसमें आपकी जरूरत कहाँ है। लेकिन यहां आपकी जरूरत है इन डिसाइडिंग व्हाट आर द अल्टीमेट कैश फ्लोज व्हिच शुड बी टेकन अप फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर पाएगी। आप बताएंगे कि कैश फ्लोज कितने होंगे, कब होंगे, ईयर के स्टार्ट में होंगे या ईयर के एंड में होंगे, प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी होगी। दैट इज योर वर्क। इट कैन नॉट बी डन बाय एनी सॉफ्टवेयर, एनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट ऑल्सो। नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, समझ में आ रही है? इन चीजों से हमारी जरूरत कैसे बनी रहेगी। इवन इफ बहुत रूटीन की चीजें ऑटोमेट हो जाएं, लेकिन जहां पे जजमेंट चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, वहां पे आपके बिना काम चलेगा नहीं। समझे भाई? Yes, लोगों समझे या नहीं समझे? yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, madam. It's clear. चलो आईआरआर पे आते हैं। अब ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है? ये थोड़ी सी ट्रिकी है,
लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आप ले सकते हो, वो वाली रिटर्न है जिसपे एनपीवी ऑफ अ प्रोजेक्ट विल बिकम 0, यानी कि ये वो वाली रेट होती है जिसपे बेयर मिनिमम इतना तो रिटर्न आना ही चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट पे। अगर इससे कम रिटर्न आया तो हम लॉस में चले जाएंगे, और रिटर्न इससे ज्यादा आया तो हम फायदे में होंगे। सो सिंपल लेमैन टर्म्स में IRR इज दैट रेट एट विच द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट विल बिकम 0, यानी ये वो वाली रेट है, वो रेट ऑफ रिटर्न है जिसपे हम ना फायदे में होंगे ना लॉस में होंगे। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमारी एक्चुअल रिटर्न IRR से ज्यादा हो। प्रोजेक्ट IRR से ज्यादा रिटर्न दे देगा, हम प्रॉफिट में चले जाएंगे, और अगर IRR से कम रिटर्न दी किसी भी प्रोजेक्ट ने तो हम नुकसान में होंगे, क्योंकि हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। सो ये कॉमन सेंस का एक आइडिया है, लेकिन इसको कंपेयर किया जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, यानी आपके सिलेबस के हिसाब से, आपके करिकुलम के हिसाब से IRR पे डिसीजन मेकिंग कैसे होगी। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है IRR तो प्रोजेक्ट बढ़िया है। डिसीजन रूल देखो, यानी आप जितना अपने कैपिटल प्रोवाइडर्स को दे रहे हैं दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से IRR ज्यादा आ रही है, यानी कि रिटर्न ज्यादा आ रहा है, तो बढ़िया है ना अपने लिए, क्या दिक्कत है। ऐसे ही बेसिस पे हमें प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट करने, बट आपके लिए क्वेश्चन ज्यादा आएंगे IRR कैलकुलेट करने के लिए, और वो कैलकुलेट कैसे होगा उसका फॉर्मूला है ये जो इतना भयानक सा दिख रहा है, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करते हैं तो इस पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाता है। अब ये क्या फॉर्मूला है, IRR विल बी इक्वल टू L प्लस ये ब्रैकेट की कुछ जो भी वैल्यू है, ये N, NL, NH, ये क्या है इसको समझो। हम क्या करेंगे, हम दो रेट्स लेंगे, रेट्स मतलब रैंडमली ले लेंगे, हम इन दो रेट्स के ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे हम पूरे प्रोजेक्ट की। जो NL है ये है नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, मतलब एक रेट जो आप लेंगे वो कम होगी, दूसरी ज्यादा होगी। ऑब्वियसली दोनों बराबर रेट लेके क्या करोगे, एक रेट ज्यादा होगी एक रेट कम होगी, उस पे नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी, और नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट विल बी द न्यूमरेटर डिवाइड बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट माइनस हायर रेट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों रेट्स के डिफरेंस से। अब इसको और डीप में जाने से पहले एक बार एक क्वेश्चन कराती हूं, ये परपेचुइटीज पे बाद में आऊंगी। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 9 है ये आपकी बुक का। IRR कैलकुलेट करने को बोल रहा है, ये फॉर्मूला लगा के। एग्जाम किट में भी इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है मैं वापस लिखती हूं, आप उसमें वैल्यूज पुट करते जाना। IRR equal to lower rate plus net present value at lower rate upon net present value at lower rate minus net present value at higher rate। तो इस बात से ये भी समझ में आती है कि हायर रेट पे नेट प्रेजेंट वैल्यू कम आती है, इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। अब देखते चलते हैं। अ पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स प्रिडिक्टेड कैश फ्लोज गिव एन NPV ऑफ $50,000 एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ 10%। इन्होंने इंफॉर्मेशन बोली जब डिस्काउंट रेट 10% है तो एनपीवी कितना अर्न करता है प्रोजेक्ट, $50,000 एंड माइनस $10,000 एट अ रेट ऑफ 15%। मैंने अभी क्या बोला था, नेट प्रेजेंट वैल्यू हायर रेट पे कम आती है। क्यों, क्योंकि आपकी महंगाई 15% से बढ़ रही है, तो वैल्यू ऑफ मनी और कमजोर होएगी, गिरेगी 15% के हिसाब से। सो 15% पे इन्होंने बोला नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी ले लो, माइनस 10,000 ले लो जी, ले ली। अब IRR कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करें, लोअर रेट। व्हाट इज द लोअर रेट हियर, इट्स 10%। 10% लगाते हैं, परसेंट नहीं लगा रही, सिर्फ 10 लिख रही हूं अभी। आगे क्या करें, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट इज दैट 50,000 upon net present value at lower rate, that is again 50,000 minus net present value at higher rate minus 10,000। जो वैल्यू है वो ऐसी कैसी डालेंगे, into
हायर माइनस लोअर रेट, यानी 15 और 10 का डिफरेंस। अब सॉल्व करते हैं इसको। 10 प्लस 50,000 अपॉन दिस विल बी 60,000, करेक्ट, करेक्ट। इंटू 5। लगा दो जरा, क्या आएगा ये? बोलो। 14.167. 14.167. ठीक है, 14.167, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ट्रिकी है ना थोड़ा सा अप्लाई करना। तो एसीसीए ने सोचा कि बच्चों को क्यों ऐसी चीज में परेशान किया जाए, लेकिन फिर मैं बोलूंगी, अगर बुक में कोई फॉर्मूला दिया गया है, आपको वो यूज करना आना चाहिए और आपको वो लर्न भी होना चाहिए। क्यों? बिकॉज टेक्नोलॉजी कैन फेल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यू शुड नॉट फेल। एक फंक्शनैलिटी है इसमें एक्सेल की, इसकी परसेंटेज का ध्यान रखना, 14.167। इसी को तो मैं एक्सेल पे सॉल्व करके दिखाती हूँ। आईआरआर कैसे निकल सकता है अगर सारे नंबर्स स्क्रैच से दिए हुए हो, उसको हम एक्सेल पे सॉल्व करेंगे। जैसे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 10 को, इसके सारे नंबर्स हैं, इनको फॉर्मूले से भी सॉल्व करेंगे और एक्सेल पे भी सॉल्व करेंगे, दोनों करके देखते हैं। पहली चीज, आप लोग पहले एनपीवी निकालो इसकी 15% पे। मैं आती हूं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 10 पे। दिख रहा है? स्क्रीन के सामने आ गया? Yes. चलो जी, इसको चालू करते हैं। अब बिजनेस अंडरटेक्स हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स, मतलब रिस्की है इन्वेस्टमेंट ज्यादा, एंड रिक्वायर्स अ मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 17% पर ईयर ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। बात वही आ गई ना, जितना रिस्की प्रोजेक्ट होगा उतना ही रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगी, या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा होगी, क्योंकि रिस्की प्रोजेक्ट में कोई भी पैसा लगाएगा वो एक्सपेक्ट तो यही करेगा, हायर द रिटर्न हायर इज द रिस्क, और हायर इज द रिस्क हायर इज द रिटर्न। ठीक है? A proposed capital investment has the following expected cash flows ईयर 0 पे, यानी पॉइंट 0 पे सबसे पहले आपको यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद में इनफ्लोज आने लगेंगे 1 2 3 4 इयर्स पे। सबसे पहला काम, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%, फिर कैलकुलेट द एनपीवी एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 20%। सो सबसे पहला काम यहाँ पे साल बनाते हैं, उसके बाद में डालेंगे कैश फ्लोज, उसके बाद में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 15%, उसकी मैंने निकाल देनी है फिर प्रेजेंट वैल्यू, फिर प्रेजेंट वैल्यू एट 20% इसी टेबल में डाल देते हैं, और फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सो एक ही टेबल में इसको कंक्लूड कर देंगे। ठीक है जी, चलिए लेट्स बिगिन। ईयर 0 1 2 3 4, 4 ही साल है। कैश फ्लोज माइनस 50,000, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पहले सालों का 1 और 1, फिर आते हैं 18,000 पे, फिर आते हैं 25,000 पे, फिर आते हैं 20,000 पे, और फिर आते हैं 10,000 पे। ये सारे के सारे मैंने कैश फ्लोज लिख लिए। नाउ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकालते हैं 15% पे, बताते जाओ भाई। 0.869. 0.869, ठीक है, 0.870 ले लूं? Yeah, बिल्कुल. 0.870, नेक्स्ट 0.756. 756, देन 657. 657, ठीक है 657 ही लेते हैं। ओके, देन 572. 572, डन हो गए। Yes. एक साथ 20 के भी कर लेते हैं। लेट्स टेक आउट द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स ऑफ 20 आल्सो। 1 डिवाइड बाय 1.20, पहला इक्वल टू विल गिव मी 8.33. 0.833. 0.833, करेक्ट। 694. 4. 694, then 579. 579, then 482. 482, करेक्ट। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे।
So Excel has made our lives easy, especially your lives easy. इसको कॉपी कर देती हूं नीचे तक, ठीक है? ये देखो, सही है, सही जा रहे हैं सारे, करेक्ट। क्या करें फिर? नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। $3,420 is the net present value of the project at 15%, right? सबकी आई है? Yes. रजत, सारांश, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है? अब 20% पे निकाल लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू। हाउ डू आई डू दैट? इक्वल टू 50,000 इंटू ये वाली रेट, ठीक है? निमिषा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, पीछे से बहुत आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है जी। सो 50,000, अब इसको वापस से कॉपी कर सकते हो आप। पहले वाले में जिसने जहां जो कॉपी किया वो उसी को ही उठाएगा। ये देखो किसको ले रहा है वो, करेक्ट, देन नेक्स्ट, करेक्ट, नेक्स्ट, करेक्ट, नेक्स्ट, करेक्ट। सारे लिंक सही हो गए। नाउ जस्ट डू दी सम। कितना सम आ जाएगा? ओ, क्या बोलते हो? No, ma'am. Oh, एटलीस्ट अगर 20% कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज कर रहे हैं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इज कमिंग टू बी नेगेटिव। सो अगर 20% का सिनेरियो है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पूछना कुछ और चाह रहा था असल में, वो इसने पार्ट सी में बोला। व्हाट इज दैट पार्ट सी? यूज द एनपीवीज यू हैव कैलकुलेटेड टू एस्टिमेट द आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी अब आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए इन एनपीवीज को यूज करो। कैसे यूज करें इन एनपीवीज को? लगाओ फॉर्मूला। व्हाट वाज द फॉर्मूला? lower rate plus Yes, IRR will be lower rate plus NPV at lower rate rate upon minus NPV of lower rate minus NPV of higher rate. absolutely higher rate into higher Okay. minus lower rate। लगाओ और बता दो मुझे IRR क्या आ रही है इस केस में। What's the IRR? Lower rate is 15 plus 3420 upon 3420 minus 1256 into, okay, I have started receiving answers. ये क्या आंसर आएगा? ओके रजत, चेक कर लेते हैं। $18.65. 18.65। रजत, थोड़ी सी गड़बड़ हुई, आपने कैसे निकाला ये? जस्ट Yes, क्रॉस it- चेक इट अगेन। कुछ मैथ्स करने में गलती कर दी। Yes, ma'am. 15 minus 10 कर दिया हम पिछले क्वेश्चन का। Yes, ma'am. 18. 18 point something, 18.65, 18.66, इसको राउंड Yeah, ऑफ करें तो कितना आएगा? 18.66. 18.66. 18.66 और राउंड ऑफ नेक्स्ट डेसिमल पे करो तो 19%, ठीक है? लेकिन क्या कोई छोटा तरीका हो सकता है इसका? यस, जो मैं आपको कह रही थी कि एक फैसिलिटेशन किया गया है आप लोगों को। अगर इन कैश फ्लोज को सीधा मैं किसी एक्सेल के फॉर्मूले से करना चाहूं तो कैन आई डू दैट? ध्यान से देखना, इसी के नीचे आई एम मार्किंग इक्वल टू, देन आई एम राइटिंग आईआरआर। देख रहे हो वो कोई फॉर्मूला पकड़ रहा है। Yes. रिटर्न्स द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर अ सीरीज ऑफ कैश फ्लोज। ब्रैकेट ओपन करो ताकि आप ये बता पाओ कि कौन से सीरीज ऑफ कैश फ्लोज की आईआरआर निकालनी है। यहां से यहां तक सेलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। क्या बोलते हो? ये लो। Oh my God. Oh, perfect. लेकिन फिर मैं आपको फॉर्मूले से क्यों करा रही हूं?
बिकॉज अभी जैसा हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था जहां पे नेट प्रेजेंट वैल्यूज पहले से दी हुई थी, वहां पे आप ये फॉर्मूला एक्सेल में लगा नहीं पाओगे। ये वहीं लगेगा जहां पे आपके पास कैश फ्लोज होंगे, पहली बात। दूसरी बात, ऑल्दो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी ओपन इन द एग्जाम, बट बाय एनी चांस अगर ये एक्सेल पे काम नहीं कर रहा है तो फॉर्मूला लगाओ एंड गेट रिड ऑफ द आंसर। ठीक है, आपको तरीके दोनों आने चाहिए बिकॉज बुक ने दोनों दिए। सो देयर इज अ पर्पस व्हाई यू हैव बीन गिवन टू अप्रोचेस टू डू दिस। एक्सेल में यू कैन एब्सोल्युटली डू इट। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो उठाऊंगी वो एक्सेल वाला ही उठाऊंगी, उस पे करना सीखेंगे, क्योंकि यहां पे तो आप अप्लाई करना सीख गए, लेकिन वहां से अप्लाई करना अगेन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, तो क्लियर इसमें है कोई ये चीज? मैडम एक बार इसमें पीवी फैक्टर का कोई वो नहीं आएगा? हरी ये अपने आप ही कर देगा। ये जो लेते हैं ना आईआरआर का फॉर्मूला जो उन्होंने बिल्ड किया है, वो अपने आप इन प्रोबेबिलिटीज को, सबको, सारे कॉम्बिनेशंस को लेके कैलकुलेट कर देता है। दैट इज व्हाई इट इज अ कंप्यूटर। हम जो चीज दो रेट्स ले लेके करेंगे, एक फॉर्मूला अप्लाई करके करेंगे, वो एक स्टेटमेंट में कर देगा। तो 1 सेकंड का काम है। Exactly. But there can be a problem that it is not open in the exam. Then that means the examiner wants you to calculate from the longer method. ठीक है, so be prepared with both. हमें तैयारी दोनों की करनी है। जैसे अब ये नीचे वाला इलस्ट्रेशन देखो, this illustration, इसको सिर्फ एक्सेल पे करके ट्राई करो and do let me know the answer. पहला काम क्या करना है एक्सेल में? Find the IRR of a project with an initial investment of $1.5 million. सबसे पहले इन्वेस्टमेंट है, माइनस में लो। 1.5 मिलियन कितना होता है? इज इट 15 लाख? 15 लाख। 15 lakh. yes madam 15 lakhs. पहला कैश फ्लो एंड 3 years ऑफ इनफ्लो ऑफ $7 lakh, यानी पॉजिटिव 7 lakh फॉर हाउ मेनी इयर्स? 3 years. 3 years. लेट्स जस्ट ट्राई। इसकी आईआरआर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या? क्या करेंगे पहले? इक्वल टू IRR लगाओ आईआरआर, वो अपने आप एक फॉर्मूला रीड करेगा। ब्रैकेट ओपन करो, इनको हाईलाइट करो, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर प्रेस करो, और ये इधर से ये जो परसेंटेज वाले हैं इसका एक्यूरेट आंसर और ले आओ, 18.91। ठीक है, समझे? yes. ट्राई करो। मैं जब तक एक बार बुक खोलती हूँ, लेट मी शो यू आंसर फॉर दिस, और ये कहां पे आपको बुक में मिलेगा वो भी दिखा देती हूँ, बिकॉज अभी यू वुड नॉट हैव परचेज दी बुक्स एंड इट डजंट मेक एनी सेंस आल्सो अंटिल एंड अनलेस यू फाइनलाइज। मैम आपने पॉइंट में आंसर कैसे लाया? दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। स्क्रीन वापस सामने आ गया? ये देखो ऊपर, Yes. देखो, कैन यू सी दीज? yeah this much. ये दोनों बटन्स दिख रहे हैं? निमिषा, कैन यू सी दीज बटन्स? Yes, यस ma'am. मैम। दिख गए? इनसे यूज करो। सो आप उस सेल पे पहले क्लिक करो, इसको इस वाले से चेक करना, वो देखो डेसिमल्स जा रहे हैं, वो अपने आप राउंड ऑफ कर रहा है। दूसरे वाले को करो, वो और डेसिमल्स बढ़ाता जाएगा। जस्ट कीप ऑन क्लिकिंग देम, ट्राई करो। मैक्सिमम 2 में रखना है ना डेसिमल्स? 2, 3, नॉट मोर देन दैट। और आईआरआर तो इवन क्वेश्चन विल स्पेसिफाई दैट यू हैव टू कंप्लीटली राउंड इट ऑफ। ठीक है, पीवी फैक्टर इट इज रेकमेंडेड टू टेक टू 3 डेसिमल प्लेसेस। निमिषा, डन? Yes, ma'am. चलो अब ये देखो, आई शो यू दी स्टडी टेक्स्ट। ये कैप्लिन की बुक है, रूटीन में ये क्लास में नहीं चलेगी बिकॉज यू हैव टू रेफर टू योर बुक। अभी मैं इसलिए खोल रही हूँ बिकॉज अभी आप लोगों को पता ही नहीं है कि आप लोग मुझसे पढ़ने वाले हो कि किससे पढ़ने वाले हो, और बुक्स आपके पास होंगी नहीं। सो लेट मी शो यू दिस। हम चैप्टर 3 पे हैं, दिस इज चैप्टर 3। कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, नेट प्रेजेंट वैल्यू, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3, आईआरआर पे आ गए थे ना हम। Ma'am, हाँ जी, हाँ रिंकू। ma'am, I have the book, but it is like it's written valid for September 2021
December 2021, March चेंज नहीं है रिंकू, 2022. बहुत चेंज नहीं है। आई शो यू, मेरी वाली लेटेस्ट बुक है, ये लो, ठीक है। Yeah, so I think this will work then. हाँ 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 हाँ, नॉट मच चेंज इज देयर। ये देखो रिंकू, यू हैव दिस बॉक्स इन योर बुक। इन्होंने खुद समझाया है आपको, इस फंक्शन की यूटिलिटी समझाई है रिंकू? Yes, ma'am, I have this page. बस ग्रेट ग्रेट ग्रेट। फॉर द एग्जाम द सिंपल IRR फंक्शन, ये एक्सेल के फंक्शन की बात कर रहा है। ही इज सेइंग कि एक एक्स IRR भी है, एक IRR भी है, लेकिन एग्जाम में आपका जो फंक्शन IRR वाला है उससे काम चल जाएगा। ये इन्होंने सिलेक्शन बताया है कि इस तरह से इसको किया जा सकता है। वेट, ये क्वेश्चन जो मैंने उठाया था वो ये था 7 lakhs 1.5 million वाला। अब ये इन्होंने लॉन्ग तरीके से किया है एंड सी द आंसर, ठीक है, समझ गए? Yes, ma'am. Yes, madam. But ठीक है but जी? we should but anyway we should not use that IRR formula. डू इट बोथ वेज, डू इट बोथ वेज, क्योंकि अगर हम उसको यूज कर पाएंगे तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाएंगे तो फॉर्मूला भी आना चाहिए। सी कृष्णा, अज्यूम इट दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग इन एन FM रोल, Okay. तो आपके पास जुगाड़ सब चीजों का होना चाहिए। इफ यू डू नॉट हैव द कैलकुलेटर तो क्या करोगे? प्रेजेंट वैल्यू के लिए अभी मैं आपको टेबल भी देखनी सिखाऊंगी, मतलब एक प्रेजेंट वैल्यू टेबल होती है, एक एन्युटी टेबल होती है, वो सब अभी सिखाऊंगी। Okay. अगर वो टेबल आपके पास नहीं है तो कैलकुलेट किससे करोगे? इससे, क्योंकि फोन तो है, फोन में कैलकुलेटर तो होगा। Yeah. हमारे पास मल्टीपल तरीके होने चाहिए, काम रुकना नहीं चाहिए। इफ देयर इज समथिंग विच वी डोंट हैव तो जुगाड़ करो, अरेंजमेंट करो, द शो मस्ट गो ऑन, ठीक है? Yes. मैम पूरे हाँ जी। एन्युटी टेबल देती है ना फॉर्मूला शीट? बिल्कुल, वो आती है एग्जाम में साथ में, लेकिन आपको ये तरीका इसलिए भी सिखा रही हूँ क्योंकि अगर छोटी सी कैलकुलेशन करनी है, कई बार क्या होता है जब एग्जाम में आप विंडोज 1 से ऊपर पे जाते हो ना, वो अटक जाती है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए, फटाफट कैलकुलेटर निकालो और जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके आंसर मार्क कर दो, समझे? बिकॉज आप ऊपर नीचे हॉप ऑप करते रहोगे ना, हिप एंड हॉप चलाते रहोगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द स्क्रीन गेट्स फ्रीज्ड, या फिर विंडोज का मूवमेंट बहुत कंफर्टेबल ना हो। एक ही छोटी सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, निकालो कैलकुलेटर से एंड गेट इट डन। जितने में तो तुम वहां पे पहुंचोगे टेबल के ऊपर, ऊपर नीचे उसको स्क्रॉल करोगे, इतने में तो आंसर ही निकाल डालोगे, ठीक है? यस मैम। चलिए जी, ठीक है। सो अब एन्युटी टेबल यूज करना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स को फाइंड आउट करना, थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। ब्रेक लेते हैं एक 15 मिनट्स का एंड देन लेट्स कैच अप। आज बहुत लंबा टॉर्चर नहीं करूंगी आप लोगों को, बिकॉज दिस इज वेरी क्रूशियल टॉपिक। ये छोटा मोटा नहीं है जिसमें हम एक ही दिन में बहुत सारा कर जाएं। सो मैक्स टू मैक्स यू कैन एस्टिमेट दैट पोस्ट ब्रेक 45 मिनट्स की क्लास और चलेगी, तो कॉफी वॉफी लेके रिचार्ज होके आओ, ओके? Okay, ma'am. चलिए, Okay. we'll catch up at 11:10. Sure, madam. ठीक है जी, सो वी वर हियर। अच्छा, सो नाउ आई वाज टेलिंग यू कि हमें एन्युटी टेबल भी देखनी आनी चाहिए। सो आई विल शो यू एन्युटी टेबल दिखती कैसी है, उसको यूज कैसे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ये कैश फ्लोज थे, हमने ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स कैलकुलेटर से कैलकुलेट किए, लेकिन अगर कैलकुलेटर से ना करने हो तो क्या करें, या फिर डायरेक्ट 4th ईयर का ही चाहिए तो क्या करें? तो हम प्रेजेंट वैल्यू टेबल को रेफर कर सकते हैं। आई ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू वन प्रेजेंट वैल्यू टेबल जो आपको एग्जाम में दी हुई होगी। अभी आपके पास कहां होगी? जो आपकी एग्जाम किट है उसकी स्टार्टिंग के पेजेस में आपके पास एन्युटी टेबल होगी। आई एम ब्रिंगिंग द एग्जाम किट इन फ्रंट ऑफ यू। ये देखो, एग्जाम किट आ गई। ठीक है, एग्जाम में भी आपके पास एन्युटी टेबल, प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स, ये दोनों दी होती हैं। दोनों का यूज बताती हूँ क्या है। कुछ इस तरह की,
ये है प्रेजेंट वैल्यू टेबल. सो लेट्स जस्ट सी, अभी जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे वर्सेस इस टेबल से क्या हमें कोई भी हेल्प मिल सकती है? लेट्स सी दैट. ये वर्किंग हम कर रहे थे. अब इसको देखना कैसे है, ध्यान से देखते चलना. प्रेजेंट वैल्यू हम 15% पे निकाल रहे थे. सो 15% कहां दिखेगी? ये प्रेजेंट वैल्यू टेबल है. 1 2 3 4 परसेंटेजेस आपके पास ऊपर लिखी हुई हैं और रोज में नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं. यहां पे देखते चलो, दिखा 15%, हियर इज 15%. 15% पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 0.870. ये आ गया 0.870. देन नेक्स्ट ईयर का इट इज 756, देन इट इज 658, ये रहा हमारा 658. देन देयर इज 572. यानी जो कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं वो प्रेजेंट वैल्यू टेबल से भी की जा सकती है. स्पेसिफिकली अगर आपके पास प्रेजेंट वैल्यू टेबल है और आपको सीधा 10th ईयर की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो 10th ईयर 15% पे हम डायरेक्ट 247 ले सकते हैं. वी विल सेव सम टाइम हियर, बट अगेन एब्सोल्युटली डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बेसिस. अगर आपको कैलकुलेटर ज्यादा इजी लगता है आप उससे कर लीजिए. यहां पे 15 इयर्स तक का पूरा डेटा आपको मिलेगा. नेक्स्ट टेबल आती है एन्यूटी टेबल. ये क्या टेबल आती है? परपेचुइटीज का क्या यूज होता है? ये थोड़ा सा डिस्काउंटिंग का और डिटेल्ड पोर्शन है विच आई वुड लाइक टू टेक अप इन थर्ड क्लास, थर्ड सेशन. अभी नहीं, क्योंकि अभी इट विल बी टू मच फॉर यू. अभी तो हम सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हुए हैं. एकदम से हाई लेवल पे पहुंचेंगे इट कैन बैकफायर. सो दिस एन्यूटी टेबल का यूज और परपेचुइटी क्या होती है, ये दोनों चीजें नेक्स्ट वाले सेशन में समझेंगे. सो फिलहाल के लिए लेट्स कम बैक टू द पीपीटी. हम इसकी प्रैक्टिस के बाद में, हाँ, एक लास्ट टॉपिक इसमें रह गया था. दैट लास्ट टॉपिक वाज परपेचुइटी से रिलेटेड. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी नहीं है, आईआरआर इन केस ऑफ परपेचुइटीज है. नाउ यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये परपेचुइटी वर्ड आया कहां से, ये है क्या, तो इसको समझते हैं. ये परपेचुइटी क्या होती है? अभी तक हमने जितने भी आईआरआर के क्वेश्चंस किए उसमें क्या हो रहा था, एक कैश आउटफ्लो किया तो 4 साल तक इनफ्लोज आ रहे हैं, 5 साल तक इनफ्लोज आ रहे हैं, 10 साल तक इनफ्लोज आ रहे हैं. ऐसा भी तो हो सकता है. एक ऐसी स्कीम हो, एक ऐसा प्रोजेक्ट हो, आप आज कैश आउटफ्लो करिए और जिंदगी भर तक, इनडेफिनेट पीरियड तक के लिए इनफ्लोज आते रहेंगे. जैसे पेंशन स्कीम्स होती हैं, आप जब तक जिंदा हैं तब तक आपको पेंशन मिलती रहती है. दैट इज परपेचुइटी. टिल एंड तक, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक जो चलती है. आप जब तक जिंदा है, कंपनी जब तक जिंदा है, तब तक ये रिटर्न्स उसको मिलते रहेंगे. दैट इज परपेचुइटी. अब परपेचुइटी के केस में मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालूंगी? मेरे पास कोई एंड वाला साल तो आ ही नहीं रहा. यानी आईआरआर कैलकुलेट करने का तरीका बदलना पड़ेगा. उसके लिए एक फॉर्मूला डिवाइस किया गया. उन्होंने बोला कि ऐसे केसेस में आईआरआर आप कैसे निकालो? आप सिंपल लो, एनुअल इनफ्लो कितना आ रहा है, बराबर बराबर जो भी आ रहा है. एनुअल इनफ्लो लो कि हर साल इतना ही अमाउंट इनफाइनाइट पीरियड तक आएगा. कितना अमाउंट? दैट इज एनुअल इनफ्लो. डिवाइड बाय व्हाटएवर इज द कैश आउटफ्लो, इनिशियल कैश आउटफ्लो इनटू 100. दिस इज द आईआरआर. अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से. एग्जाम्पल जो परपेचुइटी से लिंक्ड होगा. इलस्ट्रेशन ये वाला लास्ट. Find the IRR of an investment that costs $20,000 and generates $1,600 for an indefinitely long period. यानी ये कौन सी वाली IRR कैलकुलेशन हो गई? IRR परपेचुइटीज वाली. तो ऐसे केस में हम IRR कैसे निकालते हैं? The formula was annual inflows divide by initial investment और into 100. ठीक है, अब इसमें अप्लाई करते हैं. चलो, एनुअल इनफ्लोज कितने आने वाले हैं? हाउ मच आर द एनुअल इनफ्लोज? 1600 डिवाइड बाय व्हाट इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट? 20,000.
20,000 into 100 कर दो, दिस इज योर IRR। यहाँ पे अप्लाई करते हैं 1600, बस मैंने इक्वल टू लगाया पहले, डिवाइड बाय 20,000 और इनटू 100, द रेट कम्स आउट टू 8%। इसकी आदत डालना, आंसर 8 आएगा, आपको 8 नहीं लिखना, नेक्स्ट वाले कॉलम में परसेंट का साइन जरूर लगाना है, ताकि आप एग्जामिनर को ये बता पाए आपको पता है कि ये 8 क्या है, ये 8 टाइम्स है, 8 डेज है, 8 वीक्स है, या 8% है। सो परसेंट का साइन आगे से मैन्युअली पंच करना। सो 8% इज द IRR इन दिस केस। ठीक है, आई बात समझ में? इज Yes, इट ma'am. क्लियर? यस Yes. मैम। चलो जी, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सो ये हमारा IRR यहाँ पे होता है खत्म। अब आप करिए क्वेश्चन नंबर 84। करो ट्राई इस क्वेश्चन को। सुडान को विशेस टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट requiring an investment of $732,000, which will generate equal annual inflows of 146,400 in perpetuity. Perpetuity मतलब till end तक इतने जनरेट करता रहेगा। कितने? 146,400, इन्वेस्टमेंट कितना? 732,000 का। If the first inflow of the investment is a year after the initial investment, what is the IRR of the project? तुम लोगों ने आंसर भी करना चालू कर दिया, जल्दी जल्दी कर दो। अरे शाबाश, ओके ओके ओके, 20 20 20 20 सब 20 20 20 बोल रहे हैं। कैसे निकल के आया? एनुअल इनफ्लोज 146,400 डिवाइड बाय 732,000 इनटू 100, ये कितना 20% आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, madam. चलो, तो 732,000 पे यस कंप्लीट, पूरा पूरा 20%, आंसर इज ए। और यहीं पे आपको मिल जाते हैं 2 नंबर, और ऐसे ही 2-2 नंबर से आप हो जाते हैं पास। ठीक है, अब IRR के फायदे नुकसानों की बात करते हैं। फायदा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। कैसे? नेट प्रेजेंट वैल्यू तो इसके फॉर्मूले में ही है, इसका मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करके एक रेट निकाल के देता है। दूसरा फायदा, इजी टू अंडरस्टैंड, पता नहीं किसके लिए, इजी टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ ये एक परसेंटेज में आता है तो समझ में आती है, बस समझने में इजी है, कैलकुलेट करने में इजी नहीं है। दूसरा, ये कैश फ्लोज यूज करता है, प्रॉफिट्स नहीं यूज करता। और लास्ट पॉइंट, सारे प्रोजेक्ट की लाइफ कंसिडर कर लेता है। लेकिन IRR के साथ प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं। ये क्या प्रॉब्लम्स है? इट डजंट गिव यू एन एब्सोल्यूट नंबर। जैसे NPV में एक नंबर आता है ना कि इस प्रोजेक्ट से मुझे इतने नेट रिटर्न्स मिलने वाले हैं, इतना डॉलर मेरे नेट बचेगा, ये एब्सोल्यूट नंबर IRR नहीं देता, परसेंटेज देता है। मुझे क्या पता उसमें फायदा कितना हो रहा है? दैट बिकम्स अ क्वेश्चन। दूसरा, इट ओनली गिव्स एन एस्टिमेटेड रेट, यानी ये क्या करता है? ये एक एस्टिमेशन देता है, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न अलग भी हो सकती है, ये आपको सिर्फ एस्टिमेट करके देगा। इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। इट इज फेयरली कॉम्प्लिकेटेड टू कैलकुलेट। आ गई बात कि कैलकुलेट जो कर रहा है उसके लिए ये टफ हो जाता है, समझने वाले के लिए इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, बट कैलकुलेट करने वाले के लिए इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज में गिव राइज टू मल्टीपल IRRs। इस पॉइंट को अच्छे से समझना। इस पॉइंट के लिए मैं आपको एक बार स्टडी टेक्स्ट भी दिखाना चाहती हूं, उन्होंने कुछ डिटेल में इससे रिलेटेड बात की है। IRR के नेगेटिव्स में ये बहुत बड़ा नेगेटिव है। नॉन कन्वेंशनल फ्लोज क्या होते हैं पहले वो समझना। नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज होते हैं, कन्वेंशनल कैश फ्लोज का केस वो है जहां पे आपने पहले इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर हर साल आपको इनफ्लो पे इनफ्लो मिलते चले जा रहा है, दैट इज कन्वेंशनल कैश फ्लो। लेकिन नॉन कन्वेंशनल वो होते हैं जहां पे कैश इनफ्लोज का कोई पैटर्न नहीं है, किसी साल आएंगे किसी साल नहीं भी आएंगे, तीसरे साल में हो सकता है वापस कैश आउटफ्लो करना पड़ जाए, उसके बाद कैश इनफ्लोज आने में टाइम लगाएंगे, या कैश इनफ्लोज चौथे साल से आएंगे, यानी जिनका कोई पैटर्न ही नहीं है, वो है नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज। ऐसे केस में IRR मल्टीपल भी आ जाती है, कुछ इस तरह से।
इन्होंने ये चार्ट से समझाया है कि जहां पे नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज होते हैं, ये आपकी डिस्काउंट रेट है, ये एनपीवी है, ये दो जगह पे टच कर सकता है। आइडियल आईआरआर कैसी होती है वो आपको दिखाती हूं। आइडियल आईआरआर दिखता है कुछ ऐसा। ये आपको बनाना नहीं है क्योंकि अब आपका पेपर बेस एग्जाम नहीं होता, वैसे ही बुक में दिया हुआ है इसलिए समझा रही हूं। नेट प्रेजेंट वैल्यू यहां ले ली, डिस्काउंट रेट यहां ले ली, ये दोनों जहां पे भी टच करेंगे वो आपकी आईआरआर होगी। लेकिन जब एक्चुअली प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने जाओगे तो रिटर्न कुछ अलग भी आ सकती है, जैसे इस प्रोजेक्ट में आई। जो लाइन आपने एस्टिमेट करी थी वो स्ट्रेट लाइन बन रही थी आईआरआर की या आईआरआर कैलकुलेशन की, लेकिन असल में ये कर्व बन के आया, यानी ट्रू आईआरआर कम आई है। जो आपने एस्टिमेट इस वाले पॉइंट पे की थी ये कम वैल्यू पे एंड अप हुई। ये तो नॉर्मल कन्वेंशनल कैश फ्लोज के केस में हुआ, लेकिन जब नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज होते हैं तो कर्व कैसा भी बन सकता है, टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर नीचे, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, आईआरआर दो आ सकती हैं, दो आईआरआर आ सकती हैं। यहां पे फिर डिसीजन मेकिंग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ये भी केस हो सकता है कि इस तरह से ये एक ही जगह पे टच करे, एक ही आईआरआर आए। कर्व तो कैसा भी बन सकता है, रिटर्न कैसे भी आ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये जो कर्व आपके प्रोजेक्ट का है ये डिस्काउंट की लाइन से टच ही ना करे, यानी आईआरआर पता ही नहीं चल पाए। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। आपको ग्राफ यूज नहीं करना, स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके नेगेटिव्स में आईआरआर दो आ सकती है क्या? बिल्कुल आ सकती है, दो आईआरआर आ सकती हैं अगर कोई नॉन कन्वेंशनल प्रोजेक्ट है, मतलब जिसके कैश फ्लोज का कोई पैटर्न ही नहीं है, कैसे भी होता चला जा रहा है, वहां पे आईआरआर दो भी हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है। जब ऐसे कर्व बन जाएगा तो दो से ज्यादा आईआरआर भी आ जाएंगी, हो सकता है एक भी आईआरआर ना आए, इट कैन बी एनीथिंग। वहां पे आईआरआर फेल हो जाती है। और एक लास्ट इसकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है इसका एक अजम्पशन। ये आईआरआर मेथड अज्यूम ये करता है प्रोजेक्ट के जो भी रिटर्न्स आएंगे वो आईआरआर वाली रेट के किसी प्रोजेक्ट में ही हम इन्वेस्ट करेंगे। मतलब हम एक प्रोजेक्ट की आईआरआर निकालते हैं, लेट्स सपोज 15% आती है। अब आप इस प्रोजेक्ट से जो कमा रहे हैं, जरूरी है उस अमाउंट को आप 15% पे इन्वेस्ट कर पाए? हो सकता है कोई प्रोजेक्ट मिले ही नहीं, हो सकता है कोई प्रोजेक्ट मिले लेकिन वो कम अमाउंट का हो, यानी इनका ये अजम्पशन भी गलत प्रूव होता है। इट्स नॉट एसेंशियल इनका अजम्पशन कि जो भी आईआरआर हम कमा रहे हैं हम अपने ही पैसे को वापस किसी प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं जिसकी सेम आईआरआर हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैपन प्रैक्टिकली। एफडी नहीं मिलती आपको सेम रेट पे अलग अलग टाइम पीरियड पे, प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा? ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थ्योरी में पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल में इनका कहीं कोई लेना देना नहीं है। ये 3-4 पॉइंट ऐसा क्वेश्चन दे देगा और उसमें से पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ आईआरआर। तो आपको डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस इस पीपीटी से ही करोगे, इट विल वर्क। थ्योरी के पर्सपेक्टिव से करना है, नथिंग ऑन प्रैक्टिकल फ्रंट। अब बात करते हैं दोनों मेथड्स के कॉन्ट्रास्ट की। ये चार्ट भी स्टडी टेक्स्ट से लिया हुआ चार्ट है। इसको अगर देखोगे ये नॉर्मल दो प्रोजेक्ट के कर्व्स दिखा रहा है। यहां पे ये जो एक्स एक्सिस बनी हुई है इसमें फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और वाई एक्सिस पे नेट प्रेजेंट वैल्यू है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है इस चार्ट को। इन दोनों मेथड से कितने कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स निकल सकते हैं, कंपनी डिसीजन मेकिंग कैसे करेगी, बेचारी स्टक है। प्रोजेक्ट बी की जो लाइन है वो डैश डैश वाली नहीं है, प्रोजेक्ट ए की लाइन है जो डैश 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 से दिख रही है। अब आईआरआर देखते हैं। आईआरआर क्या होती है? जो फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर टच करेगी, यानी एक की आईआरआर ये है, दूसरे की आईआरआर ये है। मैं कौन सा वाला प्रोजेक्ट चूज करूंगी? जिसकी आईआरआर ज्यादा हो, यानी मैं ये वाली आईआरआर चूज करूंगी। कौन से वाली? प्रोजेक्ट बी चूज करूंगी। लेकिन अगर एनपीवी मेथड पे जाओ, डैश डैश वाला प्रोजेक्ट था ए, उसकी एनपीवी आ रही है यहां पे। सिंपल लाइन वाला प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट बी, उसकी एनपीवी आ रही है यहां पे। एनपीवी ज्यादा किसकी है? ए की। यानी एनपीवी मेथड के हिसाब से आई शुड चूज ए,
IRR के हिसाब से I should choose B. That's the contradiction. क्या ये चार्ट समझ आया? वापस सुनो ये चार्ट क्या बोलता है. ये दो प्रोजेक्ट्स की लाइंस बनाई गई हैं कि इनके रिटर्न्स ऐसे रहेंगे. प्रोजेक्ट बी कंप्लीट लाइन में है, प्रोजेक्ट ए डैश 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 वाली लाइन का है. एक्स एक्सिस पे फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. आपको ये एग्जाम में बनाना नहीं है, ये बुक में है इसलिए समझा रही हूं. वाई एक्सिस पे नेट प्रेजेंट वैल्यूज है. जिस भी पॉइंट पे ये दोनों कर्व्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल को टच करते हुए जाएंगे या फिर बराबर हो जाएंगे, ये वाले जो पॉइंट्स है ये आईआरआर है. तो आईआरआर में तो हमने सिंपल रूल बनाया था, जिसकी भी आईआरआर ज्यादा है उसको एक्सेप्ट कर लो. यहां पे तो मुझे प्रोजेक्ट बी की आईआरआर ज्यादा लग रही है, आई शुड एक्सेप्ट प्रोजेक्ट बी. लेकिन अगर एनपीवी मेथड पे जाओगे तो एनपीवी क्या बोलता है? दो प्रोजेक्ट्स में से नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसकी भी ज्यादा है वो चूज करो. तो नेट प्रेजेंट वैल्यू तो ए की ज्यादा है और बी की कम है. दैट मीन्स एज पर एनपीवी मेथड आई शुड चूज प्रोजेक्ट ए. ये दोनों का कंफ्यूजन होता है क्योंकि इन दोनों के रिजल्ट्स कॉन्ट्राडिक्टरी आ सकते हैं. तो सॉल्यूशन क्या निकालना है? कुछ नहीं निकालना. आप लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से डिसीजन मेकिंग करनी है. मतलब आपको प्रेफर करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड का रिजल्ट, यानी हम चूज करेंगे प्रोजेक्ट ए नॉट प्रोजेक्ट बी. ठीक है, ये चार्ट बुक में दिया हुआ है इसलिए समझा रही हूं. इस पे आपको क्वेश्चंस हार्डली एक दो मिलेंगे, नॉट मोर देन दैट. एंड विद दिस वी एंड दिस चैप्टर. लेकिन इसको खत्म करने से पहले छोटे से दो एक आधा क्वेश्चन चेक करूं. इफ आई कैन शेयर दैट विद यू. बोलो यहां तक में कुछ समझने में कोई दिक्कत आई? जब तक तुम वो बोलो, टिल द टाइम आई विल जस्ट टेक आउट दोस क्वेश्चंस फॉर यू. बोलो बोलो बोलो. कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं मैम नहीं. तो चलो एक लास्ट क्वेश्चन करो. पोल के थ्रू आया है वो क्वेश्चन आपके पास. नाउ बिकॉज दिस पोल विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द क्लास, मैं रीड कर देती हूं एक बार. Arbery Co. has made an investment with a net present value of $42,000 at 10% and an NPV of $22,000 negative at 20%. यानी 10% पे नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है $42,000 की, 20% पे नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है -22,000 की. व्हाट इज द आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट? जल्दी से कैलकुलेट कर दो. व्हाट इज द आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट? डायरेक्ट एनपीवी इज गिवन है 10% पे 20% पे. एक ने भी आंसर नहीं दिया. ओके, वन हैज आंसर्ड. टू, मतलब दो लोगों ने आंसर दे दिया. Formula is lower rate plus NPV at lower rate upon NPV at lower rate minus NPV at higher rate into higher rate minus lower rate. ओके, तीसरे जन का आंसर आ गया. hurry up guys. Not more than 3 minutes should be devoted to this question. फॉर्मूला वापस बोलूं?
I think we got the formula, madam, but however the answer is not matching with this. We Not got matching? कुछ गड़बड़ किया? looks like Match madam. कर रहा है। Just give me a second. I'm just Matching. checking. हाँ हाँ check check. Seven people have answered. Be quick, everyone, be quick. Eight. Okay, I'm ending it. और results देखो. अच्छा, when you are seeing the results, question दिख रहा है ना? Yes, Hari, you are right. Do you have the question in front when you are seeing the results? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, चेक करो इसको. एनपीवी 10% पे कितनी है? $42,000 की. 20% पे कितनी है? $22,000 की. आईआरआर का फॉर्मूला में सीधा डाला, लोअर रेट इज 10%, एनपीवी एट लोअर रेट इज 42,000 डिवाइड बाय 42,000 माइनस 22,000. सो माइनस माइनस विल बी प्लस. कृष्णा यहाँ गड़बड़ करी क्या? Absolutely, madam. I have taken 20,000. हाँ ठीक है, That's the reason I Into- got 31%. एग्जैक्टली. और इनटू 20 माइनस 10, बस सीधा सीधा फॉर्मूले में अप्लाई करना है. ये वाले वो केसेस हैं जहां पे आप चाह के भी इसको एक्सेल से सॉल्व कर नहीं पाएंगे. व्हाई? बिकॉज डायरेक्टली एनपीवी इज गिवन टू यू. यानी हमें दोनों तरीके करने आने चाहिए. ओके, गॉट इट? Yes, ma'am. गॉट इट. चलिए जी, Yes, सो वी ma'am. आर थ्रू विद दिस चैप्टर 90%. इसमें एक छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है विच आई हैवंट कवर्ड, विच रिलेट्स टू सम एडवांसमेंट्स इन डिस्काउंटिंग. तो अभी एकदम से आई विल नॉट जस्ट हेविली रेन विद कॉन्सेप्ट्स ऑन योर हेड, क्योंकि थोड़ा सा धीरे धीरे फेज बाय फेज चलेंगे. नाउ वंस वी आर थ्रू विद बोथ द ट्रायल क्लासेस, डू डिसाइड बाय वेडनेसडे बिकॉज देन द ग्रुप्स विल बी फॉर्म्ड. नेक्स्ट सैटरडे को क्रिसमस है, लेकिन क्लास हम इसी टाइम पे रखेंगे. रादर क्रिसमस पे आई विल प्रेफर कि हम 9 to 11 क्लास खत्म कर दें इफ यू हैव एनी प्लान्स टू गो आउटसाइड. सो 9 to 11 में आप फ्री हो जाओगे. 2 घंटे से ज्यादा की नहीं रखेंगे बिकॉज वी विल हैव टू फाइनलाइज द टाइमिंग फॉर द बैच ऑल्सो. तो जो लोग ज्वाइन करते हैं बेस्ड ऑन देम हम क्लास टाइमिंग्स फाइनलाइज करेंगे. एक ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा. नेक्स्ट वाली क्लास का लिंक ग्रुप पे ही आएगा, इंडिविजुअली किसी को नहीं आएगा. और YouTube पे क्लासेस भी अपलोड नहीं होंगी, ये जरूर हो जाएगी ये वाली, सो दैट यू आर नॉट सिटिंग आइडल फॉर नेक्स्ट 3 days. इसको रिवाइज करना बिकॉज 2 क्लासेस में हम चैप्टर 2 और 3 मेजरली कर गए हैं. अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा नेक्स्ट क्लास से. सो धीरे धीरे वी विल हैव टू रश टुवर्ड्स एडवांस वर्जन ऑफ डिस्काउंटिंग एज वेल एज नेट प्रेजेंट वैल्यू. इन्फ्लेशन का थोड़ा सा इंपैक्ट देखेंगे. तो छोटी छोटी चीजें वी विल स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम फाइनल नेक्स्ट सैटरडे वाली क्लास से. Okay, any doubts which I need to answer to anyone? बताओ, कोई भी confusion है तो बताओ. So we need to refer entire chapter 2 and 3 with all the questions, madam, because I have a textbook. I Yes. was just going through with all the questions. कृष्णा, मेजॉरिटी मैंने करा दी है, पर फिर भी जस्ट डू रिवाइज दैट, क्योंकि अभी धीरे धीरे रिवाइज करते चलोगे तो वो वहीं के वहीं जस्ट क्लोज दीज चैप्टर्स. ये बहुत बेसिक हैं, इनको वापस रिवाइज करने की जरूरत नहीं है. आगे वाले चैप्टर्स आएंगे जो थोड़े से एडवांस लेवल के होंगे. सो फर्स्ट 2 क्लासेस में तो आई हैव टू जस्ट क्रिएट अ बेस ओनली. मैं सीधा आगे जा नहीं सकती बिकॉज आई डोंट नो द स्टूडेंट्स कि उनका पीछे बैकग्राउंड ऑफ नॉलेज क्या है. तो ये बेसिक वाले करके इनको खत्म कर दो. इनको रिवीजन में वापस से नहीं करना है. इनको आप इतना यूज कर लेंगे कि ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपसे वैसे ही फटाफट होंगे. ठीक है? और बाकी लोग भी, इफ यू ज्वाइन, यू डोंट ज्वाइन, इफ यू वांट टू रिवाइज, यू कैन विजिट माय चैनल, और इस क्लास को भी हम वहां पे अपलोड कर देंगे. वहां से देख के एटलीस्ट पढ़ना चालू करो जब तक आपका फाइनल नहीं हो जाता कि आप कहां पढ़ने वाले हो. दीज आर ऑल Kaplan books which I am using, so you can decide based on that
बहुत सारे लर्निंग प्रोवाइडर्स बीपीपी यूज करते हैं, सो बुक पहले ही मत इन्वेस्ट करना. आई रेफर टू कैपलन, समवन एल्स मे रेफर टू बीपीपी. सो अंटिल अनलेस यू डिसाइड, बुक में इन्वेस्टमेंट पहले नहीं करना है. ठीक है, क्लियर एवरीवन? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. चलो जी, ओके. सो आई एम अज्यूमिंग किसी को कोई डाउट नहीं है. सिमरन आप कुछ नहीं बोले? ऑल ओके, सब समझ में आया? Yes, ma'am. Everything's okay, but I was confused about where to buy the book. सिमरन, वी विल गाइड यू फॉर दैट. Okay. ठीक है, यू फर्स्ट फाइनलाइज इफ यू वांट टू ज्वाइन, देन ओनली वी कैन जस्ट गाइड यू ऑन दिस, क्योंकि अगर आप फिर कहीं और ज्वाइन करोगे वो बीपीपी चला सकते हैं. सो अभी पहले बुक मत खरीदो. Okay. ठीक है, चलो. एनी अदर डाउट व्हिच आई नीड टू क्लैरिफाई इन एनी वे? ठीक है, डन. चलो फिर आप लोग फ्री होते हो अभी. एंजॉय योर संडे, एंजॉय टाइम विद योर फैमिलीज. लेकिन कल से वापस से बैक टू पढ़ाई हो जाना. ठीक है, डू टेक अ क्विक डिसीजन सो दैट वी कैन फाइनलाइज द बैच. और बैच फाइनलाइज होने के बाद में टाइमिंग्स, थोड़ा सा होमवर्क भी दूंगी. तो वेंसडे तक अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो 2-3 क्वेश्चंस आई विल गिव एंड पोस्ट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप ओनली. ठीक है जी, बट टिल द ठीक है. टाइम डू कीप ऑन स्टडिंग. ओके मैम हाँ जी. ये टाइमिंग रहेंगे तो बेटर रहेगा. these are I mean good timings. गुड टाइमिंग. यस मैम. रिंकू, let's decide based on who joins. तो सारे के सारे बोलेंगे मैं, मुझे कहीं नौकरी पे नहीं जाना. I am there with you all. I have no problem with the timings. तुम मुझे 8 बजे भी बोलोगे सुबह के, I am fine with that also. This is my job. This is my. Even I am okay. I am okay to this timing, madam. हाँ. Thank you. आई एम आल्सो. ठीक है ठीक है ठीक है. तो एक बार फाइनलाइज कर लेते हैं. लेट्स सी द अदर बैच. ये हरी और कृष्णा तो दे आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ आवर बैचेस. ये इसलिए अभी कंसेंट दे रहे हैं. बाकी लोग एक बार कर लो एंड देन वी कैन डिसाइड कौन कौन फाइनली बैच में है. और किसी को उस टाइम से इशू नहीं आ रहा हो, 1-2 को आएगा तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट करना इधर उधर. ठीक है, थैंक यू. चलिए जी. ओके, कैच यू ऑल एंड प्लीज डू स्टडी एंड ऑल द बेस्ट. बाय Bye bye. Thank you. Thank you, ma'am. Bye. Bye. बाय. Bye, ma'am.